हाय गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर दैट इज़ अरिस्टोटल। हमने ऑलरेडी जो क्लासेस थी वो हमने स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें हमने पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जो है हमारे प्लेटो, उनके बारे में डिस्कस किया है। उनके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, उनके कोर आइडियाज़ पढ़े थे, कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, उन्होंने क्या क्या बताया था। उनका जस्टिस का कॉन्सेप्ट हो गया, एजुकेशन का एलेबोरेट सिस्टम हो गया, चाहे कोई भी ट्रिपाटाइट एग्रीमेंट या फिर ट्रिपाटाइट सोल का कॉन्सेप्ट हो गया, वो हमने देखा था। ये सारी चीज़ हमने उनके बारे में डिस्कस कर ली थी। तो आई होप आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। दोनों पार्ट्स आपने देख लिए होंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, तो मैंने उसको 2 पार्ट्स में कवर कराया है। देन प्लेटो के बाद जो हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो नेक्स्ट आते हैं, जो थिंकर है मेजर, उनका नाम है अरिस्टोटल। ठीक है, तो आज की इस वीडियो हम अरिस्टोटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ डिफरेंट है उनसे और कौन कौन सी चीज़ एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अरिस्टोटल का हम टाइम पीरियड देख लेंगे। तो ये 384 बीसी से 322 बीसी के बीच इनका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, ये भी बहुत पुराने एक पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं। जो कौन रहे हैं, एक स्टूडेंट रहे हैं किसके, प्लेटो के। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ी बहुत चीज़ें इनके बारे में पहले ही बताई थी कि इस तरीके से महान, बहुत ज़्यादा 3-4 महान ऐसे फिलोसोफर रहे हैं हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में। जो पहले प्लेटो आते हैं, तो उसके बाद अरिस्टोटल आते हैं, अरिस्टोटल के बाद और थिंकर्स आते हैं जो हमें कंटिन्यूटी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हर इसका सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेंगे, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो जो अरिस्टोटल है उसका टाइम पीरियड हम पहले ही देख चुके हैं, 384 टू 322 बीसी ही है। ठीक है, ये भी एक ग्रीक फिलोसफर हैं। ठीक है, जैसे कि प्लेटो एक ग्रीक फिलोसफर थे, एथेंस में रहते थे, ये भी क्या है, ये एक ग्रीक फिलोसफर हैं और पॉलिटिकल थिंकर हैं और साइंटिस्ट भी कहते हैं। ठीक है ना, कॉल द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इन्हें देखो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म होता है स्टैग्रा में, जो मैसेडोनिया में है। ठीक है, एंड द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो अकेडमी। देखो मैंने आपको जब पढ़ाया था प्लेटो के बारे में, तो मैंने बताया था कि उनका हायर एजुकेशन का एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है द अकेडमी। बताया था नहीं बताया था? बताया था, बिल्कुल बताया था। तो उस अकेडमी में कौन पढ़ता होगा भाई? बच्चे पढ़ने आते होंगे, सारे स्टूडेंट पढ़ते होंगे, वहाँ पे रहते होंगे और अपने जो गुरु हैं उनसे कई तरीके से शिक्षा लेते होंगे और उनको क्या करते हैं, कोडिफाई करते होंगे, लिखते होंगे, उनके रिटन रिकॉर्ड्स बनाते होंगे। यही सारे काम वो लोग करते होंगे। तो उन्हीं सारे स्टूडेंट में एक बहुत महान स्टूडेंट निकल कर आए जिनका नाम था अरिस्टोटल। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखेंगे, जो प्लेटो थे, प्लेटो के जो शिक्षक हैं, सॉरी शिक्षक नहीं, क्या कहते हैं स्टूडेंट को, विद्यार्थी, विद्यार्थी हैं, वो कौन हमें देखने को मिलते हैं, अरिस्टोटल देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड ही फाउंडेड लीसियम। देखो जिस तरीके से प्लेटो ने अकेडमी बनाई थी, एक इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, उसी तरीके से जो अरिस्टोटल थे उन्होंने लीसियम नाम का इंस्टीट्यूशन बनाया था। ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अरिस्टोटल का हायर लर्निंग का इंस्टीट्यूशन का नाम क्या था, तो वो लीसियम था। देन प्लेटो का क्या था, द अकेडमी था। ठीक है, एंड इट एम्फसाइजेस रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन। लेकिन ये अपनी जो लीसियम था, जो इनका अकेडमी थी, उनमें ये जो बच्चों को शिक्षा दिया करते थे वो थोड़ी प्लेटो से डिफरेंट थी। जो प्लेटो थे वो बहुत ज़्यादा आइडलिस्ट थे, मतलब उनकी सोच में ये मानना था कि दुनिया बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं, लोगों का नेचर अच्छा है, अगर लोग अच्छे नहीं हैं तो हम उन्हें पढ़ा लिखा के बहुत ज़्यादा महान बना के भी उन्हें अच्छा कर देंगे, उनका दिल परिवर्तन हो जाएगा, हृदय परिवर्तन जिसे कहते हैं, तो वो क्या है, महान बनते चले। इस तरीके की बातें करते हैं, जो महानता की बातें हैं वो प्लेटो करते हैं। लेकिन जो असल सच्चाई है, जीवन असल में इंसान का नेचर कैसा है, ज़िंदगी क्या है, न्याय कैसे बन सकता है, वो चीज़ों को देख के जो एक नैरेटिव बना रहे हैं, वो काम कौन कर रहा है, वो अरिस्टोटल करते हैं। तो अरिस्टोटल इसी प्रकार हमारे प्लेटो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हमें देखने को मिलते हैं, दोनों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिलते हैं। इनका चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत अलग होता है, वो किसी चीज़ को किसी और तरीके से देख रहे हैं और इनके जो स्टूडेंट है वो किसी और तरीके से देख रहे हैं। तो ये एकदम से कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजी कैसे डेवलप हुई, जबकि ये प्लेटो के ही वो हैं स्टूडेंट है, तो उनके ही जैसे सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो उनके जैसे बिल्कुल नहीं सोचते, उनके बिल्कुल अपोजिट में ये सारी चीज़ें सोचते हैं। ठीक है, एंड द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, और ये एक बहुत बड़े ट्यूटर रहे हैं किसके, अलेक्जेंडर द ग्रेट के। अलेक्जेंडर के बारे में सारे लोगों ने कुछ ना कुछ हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत महान शासक, जैसे पर्शिया वर्शिया का पूरा रीजन जीत रखा था, इंडिया में भी उसने अटैक किया था, लेकिन इंडिया में वो बहुत ज़्यादा अंदर तक उन्होंने इसको एनेक्सेशन नहीं किया था, लेकिन वो नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया था उसको उन्होंने क्या कर रखा था, उसको काफ़ी एनेक्स कर लिया था। ठीक है, तो और उन्होंने जो आपको देखने को मिलती है, मैं छोटी सी हिस्ट्री का बताना चाहती हूँ, उन्होंने जो प्रोविंस बनाई थी इंडियन वेस्टर्न पार्ट में, वहाँ पे जो सेलुकस निकेटर है उनको बिठाया हुआ था। अब सेलुकस निकेटर का देखो हमें जिक्र देखने को मिलता है जब हम मॉडर्न पीरियड को पढ़ते हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बस रिलेट करके बता रही हूँ कि किस तरीके से अलेक्जेंडर द ग्रेट हम कहते हैं, जिस तरीके से हम अपनी इंडियन हिस्ट्री में कहते हैं अशोका द ग्रेट और अकबर द ग्रेट, गौतम बुद्ध को ग्रेट कहते हैं, इन तीनों को ग्रेट कहते हैं, उसी तरीके से अलेक्जेंडर द ग्रेट था, उन्होंने बहुत बड़ा एक टेरिटोरियल एम्पायर क्रिएट किया था
जिस पे वो रूल करते थे। तो वही जो रीजन था, उसी रीजन में कौन रहते थे, ये रहते थे, कौन, प्लेटो हो गए, अरिस्टोटल हो गए। तो इन्हीं के उनके इनके टच में कौन आए, अरिस्टोटल के टच में कौन आ गए, अलेक्जेंडर आ गए। तो अलेक्जेंडर से बहुत कुछ सीखने को मिला, क्या, अरिस्टोटल को, और अरिस्टोटल को अलेक्जेंडर से। क्या कह रही हूँ मैं मतलब जो अलेक्जेंडर थे उन्होंने बहुत कुछ सीखा अपने गुरु से, जो कौन थे उनके गुरु, अरिस्टोटल थे, ठीक है। एंड ही वॉज ऑल्सो द क्रिटिक ऑफ प्लेटोज आइडियलिज्म प्रिफर्ड रियलिज्म। और ये बहुत बड़े महान क्रिटिक हमें देखने को मिलते हैं किसके, आइडियलिज्म के, जिसको आदर्शवाद कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं किसको, रियलिज्म को, जिसको हिंदी में यथार्थवाद कहते हैं। आइडियलिज्म आपको समझ में आ गया, जो बहुत सारी अच्छी बातों पर जोर करता है। अगर मैं आपको प्रेजेंट डे ये बोलूँ, आप प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट लेके चलो कि इंडिया में जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सच बोलते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, समाज के लिए अपने हक छोड़ देते हैं, या फिर और भी सारी चीज़ें, कहीं गलत काम नहीं करते हैं। तो आप लोगों को क्या मैडम झूठ बोल रही हो, ठीक है, एकदम से हमें दिखाई देता है ये कौन लोग कैसे हैं कैसे नहीं है। सारे लोग अपने मतलब के लिए काम करते हैं। जो मैंने पहले बात बताई कि सारे लोग अच्छे हैं, अपने हक के लिए चीज़ छोड़ देते हैं, तो ये एक आइडियलिज्म का आइडिया हो गया। ये मैं बताना चाह रही हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आइडल लोग हैं, ठीक है। लेकिन रियलिज्म क्या है, रियलिज्म ये है कि आप अपने आंखों से खुद देखते हो, आपने लोगों को खुद देखा है, ऑब्जर्व किया, उनका बिहेवियर देखा है, उनकी बातें देखी हैं, तब आप कहते हो नहीं नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल गलत कह रही हो, लोग ऐसे हैं ही नहीं, सारे लोग बिल्कुल ऐसे नहीं है, ठीक है। तो इससे यही डिफरेंस होता है कि इसमें आइडियलिज्म और रियलिज्म में। तो देखो, जो अरिस्टोटल की मैथडोलॉजी थी वो क्या थी, इंपेरिकल एंड इंडक्टिव अप्रोच। इनकी इंपेरिकल और इंडक्टिव अप्रोच किस तरीके से काम करती थी, ये सबसे पहले चीज़ों को ऑब्जर्व किया करते थे, ठीक है। अब मैं देखो आपको एग्जांपल देती हूँ, रिश्तेदारों को एग्जांपल देती हूँ आपको। कोई रिश्तेदार जैसे आपके घर आया तो सडनली आपको वो बेकार नहीं लगने लगता है, क्यों, क्योंकि आप उसको नोटिस करना शुरू करते हो। सबसे पहले आप देखते हो उसकी हरकतें कैसी हैं, वो दूसरों के बारे में क्या सोचता है, उसकी सोच कैसी है, आपके पेरेंट्स के बारे में क्या सोचता है, ठीक है। जन आप ऑब्जर्व करके उसको क्लासीफाई कर देते हो। क्लासीफाई कैसे कर देते हो, आपको पता लग गया, अच्छा ये जो सेट ऑफ पीपल है ये मक्कार है, तो उनको अलग हटा दिया, और ये सेट ऑफ पीपल कैसे अच्छे हैं। सारे लोगों के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। मेरे लिए अच्छाई की परिभाषा कुछ और हो सकती है, तुम्हारे लिए अच्छाई की परिभाषा कुछ और हो सकती है। जो रिश्तेदार मुझे अच्छे लगते हैं तो उनकी क्वालिटीज़ मैं अलग गिनाऊंगी, जो रिश्तेदार आपको अच्छे लगते हैं उनकी क्वालिटीज़ आप अलग गिनाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं उसको क्लासीफाई कर देते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। तभी तो होता है ना कि हमारे कुछ रिलेटिव्स आते हैं, हमें बहुत बेकार लगते हैं, तो वो हम तो उनको देखते ही हमारा मुंह चिड़ा चिड़ा सा रहता है, तो उनको अलग कर दिया। लेकिन कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो उनको देख के हम एकदम खुश हो जाते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके क्लासिफिकेशन है। और उस क्लासिफिकेशन से आपने जनरलाइजेशन बना दिया। जनरलाइजेशन का मतलब है एक कोई चीज़ देखी, उसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया, और उससे जो आपका कंक्लूजन निकल कर आया वो आपने सारे लोगों पे बिठा दिया। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दूं, तो वो आजकल ना जो बहुत बड़ा नैरेटिव मैं बताऊं, ऐसी नॉर्मल से एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो ये है कि जो मम्मी के मायके साइड के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और जो पापा के साइड के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। तो ये क्या है, ये जनरलाइजेशन है। आपने चाचा को ताऊ को ऑब्जर्व किया, ठीक है, उनको क्लासीफाई किया, और फिर आपने पूरा एक सेट ऑफ पूरा में लगा दिया कि हाँ, जितने भी पापा की साइड के रिश्तेदार होते हैं सारे के सारे बेकार होते हैं, वो एकदम से लालची टाइप के होते हैं। और आपने मम्मी की साइड जब अपने मामा को देखा, मामी को देखा, उनके बच्चों को देखा, तो आपको वो अच्छे लगे। तो आपने एक पर्टिकुलर जनरलाइजेशन ये बना दिया कि जितने भी मम्मी की साइड के रिश्तेदार होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एकदम से अच्छे होते हैं, उनमें कोई कमियां नहीं होती हैं। तो यही इनकी किसकी आइडियोलॉजी रही है और मैथडोलॉजी रही है कैलकुलेशन की, अरिस्टोटल की रही है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड ही स्टडीड 158 ग्रीक कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था, मतलब सोचो कितने महान थे। इसीलिए इन्हें पॉलिटिकल साइंस का फादर बोला जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और उन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फादर भी इन्हीं को बोला जाता है। क्यों, जब आप 158 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे पूरी दुनिया भर के, तो आप एक कंपैरिजन ही तो करोगे, आप इसकी क्वालिटीज़ को इसमें कंपेयर करोगे, इसकी क्वालिटीज़ को इसमें कंपेयर करोगे। तो ये कंपैरेटिव अप्रोच में आता है। अगर आप देखो, आपका जो सिलेबस है उसमें एक यूनिट है जिसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हो, तो उसमें भी ये देखो किस तरीके से हमने पॉलिटिक्स को कंपेयर किया है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को, उनके डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गन्स को। तो वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ से ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। एंड ही बिलीव इन पॉलिटिक्स इज़ अ प्रैक्टिकल साइंस। और इनका ये मानना है कि जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो एक प्रैक्टिकल साइंस है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको कुछ भी ख्याली पुलाव में बता दोगे कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। आप मुद्दे पे आओ सीधे, आप ये बताओ क्या ऐसा होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या करना है या क्या क्या करोगे, ठीक है। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि ये बताना। बातें तो सारे लोग करते हैं, सबको पता है हाँ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं दिन बड़ा होना चाहिए जाके हम ज़्यादा काम कर लें, रात हमारे लिए थोड़ी छोटी होनी चाहिए, हम लेजी हो जाते हैं। लेकिन आप ये बताओ ये प्रैक्टिकल फॉर्म में क्या ये पॉसिबल है, आप ये बताओ ये जो काम है वो होगा कैसे। तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा अरिस्टोटल फोर्स करते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो प्रैक्टिकल साइंस है, उसको आप ऐसे
मत बनाओ, उसको आदर्शवादी कहानी की तरह मत बनो कि ये होगा वो होगा। इसीलिए अपने टीचर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, पूरी तरीके से उनकी बात को नहीं मानते, क्योंकि सही बेस्ट स्टूडेंट क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा सीखे अपने टीचर से, भले उसकी सोच थोड़ी डिफरेंट अलग हो जाए और सोच में थोड़े वेरिएशंस आ जाएं उसके और उसके मास्टर के, लेकिन क्या तुम सही सोच रहे हो, क्या तुम्हारे आइडियाज़ है वो लोगों को कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कितना उन्हें पसंद आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो देखो इनका हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक कोट देखने को मिलता है, इनका कोटेशन आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, पॉलिटिक्स इज द मास्टर साइंस ऑफ गुड फॉर मैन। इनका मानना है जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल साइंस है, वो सबसे ज़्यादा मास्टर साइंस है। ठीक है, इन्होंने सबको सबसे बेस्ट पॉलिटिकल साइंस को ही बताया है। ठीक है, यू मस्ट बी प्राउड ऑफ इट कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इनके मेजर वर्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, क्या इनके मेजर वर्क रहे हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है आप स्टार मार्क कर लीजिए, 4 बुक्स हैं, जिसमें पहली बुक है पॉलिटिक्स। ठीक है, द रिपब्लिक किसकी बुक थी, प्लेटो की बुक थी। और पॉलिटिक्स किसकी बुक है, ये अरिस्टोटल की बुक है। ठीक है, जिसमें हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क हमें देखने को मिलता है किसमें, पॉलिटिक्स में। अगर हमें अरिस्टोटल के बारे में ज़्यादा जानना है, उनके आइडियाज़ के बारे में जानना है, तो हम पॉलिटिक्स को उठाते हैं। उसमें वो बताते हैं स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में कि स्टेट है और जो गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क करनी चाहिए। ठीक है, फिर निकोमाचियन इथिक्स का नाम है दूसरा बुक का नाम। इसका मानना है कि रिलेशनशिप बिटवीन इथिक्स एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स और इथिक्स का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। देखो इथिक्स का मतलब क्या होता है, मोरल वैल्यूज़। हम कभी कभी क्या करते हैं, पॉलिटिक्स में मोरल वैल्यूज़ को भी पढ़ते हैं। आप देखोगे यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स हम बनते हैं, नेशन को बिल्ड करते हैं हम, 4th पिलर बोले जाते हैं एक तरीके से। तो उसमें क्या होता है कि आपको एथिक्स का एक पेपर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि जब आप गवर्न करोगे लोगों को समझोगे, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाओगे, तो आपके मन अंदर ना कुछ मोरल वैल्यूज़ भी होनी चाहिए। आप एक इंसान हो, आप रोबोट नहीं हो, आप सारे लोगों को एक तरीके से लेके नहीं चल सकते। सारे लोगों की एक जैसी प्रॉब्लम है, उसको एक तरीके से नहीं निवारण कर सकते। तो ये बोलते हैं कि आपका मोरलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ही सरकार हो और आप ही चोर बन जाओगे, ठीक है, तो लोगों की रक्षा कौन करेगा, लोगों को सुरक्षा कौन देगा, लोग आपके राज्य में फिर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कैसे फील करेंगे जब आपके राज्य में ये लोग सेफ फील नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू करप्शन, इंसर्जेंसी। तो आपका स्टेट कैसा है, बेकार स्टेट है, फिर तो उसको होना ही नहीं चाहिए। इस तरीके की बातें करते हैं ये। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनल स्टडी, और ये लिखते हैं नेक्स्ट बुक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस के बारे में। एंड द मेटाफिजिक्स, रिटोरिक्स, पोएटिक्स, लॉजिक, ये सारी अलग किताबें हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर की 3-4 किताबें, ये सारी प्लीज़ आप देख लेना, याद रखना, इनको नोट कर लेना। 3-4 बार देखोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगी, अच्छा उन्होंने ये चीज़ दी थी, वो चीज़ दी थी। आप ना कॉन्सेप्ट को समझा करो, और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेश्चन दिख रहा है, कोई एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है, तो आपने उसको फटक से रिलेट कर दो। अच्छा ये कॉन्सेप्ट हमने उनका सुना था, तो 100% है ये इन्हीं की बुक होगी, या फिर ये इन्हीं का कॉन्सेप्ट होगा, या आंसर यही होगा। ठीक है, ये करना भी सीखो थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट है, वो है थ्योरी ऑफ स्टेट। स्टेट की थ्योरी के बारे में ये क्या कहते हैं, स्टेट इज़ अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन अराइजेस आउट ऑफ ह्यूमन नीड। देखो इनका मानना है जो स्टेट होता है वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, ये किससे बना है, ह्यूमन नीड से बना है। सिंपल सी बात है, हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में आपको पढ़ा था, इसमें हीगल के बारे में, रूजो के बारे में, लॉग वॉक के बारे में पढ़ा था। तो उनने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि जब लोगों की ज़रूरतें एक दूसरे से पूरी नहीं हो पा रही थी, जब एक दूसरे से ही पूरी हो रही थी, तो उन लोगों ने आपस में एग्रीमेंट किया, क्यों ना हम साथ साथ रहना शुरू कर दें, हम साथ में रह के एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम लाएं, हम प्रॉपर हाउस होल्ड्स लाएं, हम कुछ समाज के लिए नियम बनाएं। तो इस तरीके से हम एकदम बढ़िया तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि आप टुकड़ों में बटे रहोगे, अलग अलग रहोगे, तो बहुत मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं आप पे कोई वाइल्ड एनिमल मतलब आपको हंट कर दे, मार दे, आपको पूरी तरीके से फैमिली को हटा दे, आपके नोच खा जाए, जंगल में खदेड़ ले जाए, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। ठीक है, तो जो एंशियंट ह्यूमन बींग्स थे, उनकी जो नीड थी ग्रुप में रहने की, वो यही थी। ठीक है, जहाँ भी 3-4 रहते थे इकट्ठे, तो बड़े बड़े जानवर क्या आ जाते थे, उन पे आके अटैक कर दिया करते थे, उनको खा लिया करते थे। ये उनका बहुत सबसे बड़ा फियर उनका यही रहता था। तो टाइम के साथ साथ जब क्या हुआ, जब पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगी, तो लोगों में थोड़ी समझदारी आने लगी। तो जो 5-6 लोग इकट्ठे रहते थे, वो अब 20-25 लोग इकट्ठे रहने लगे, और अपने कैंप के बाहर ना फायर का डिस्कवरी जब हो गई थी, तो वो जलाने लगे, जिससे क्या है जानवर दूर भाग जाते थे। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिसेस डेवलप हुई। जब पॉपुलेशन बढ़ती गई, एग्रीकल्चर शुरू हो गया, लोग कम मरते गए, लेकिन उनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो उन्होंने क्या हुआ, सोसाइटीज़ में रहना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, हमारी नीड्स या फिर हमारा जो कंफर्ट है, सेफ्टी है, वो ऐसे नहीं हो पाएगी, हम सारे लोग इकट्ठे रहा करेंगे, जिसमें जो भी ज़रूरत होगी वो एक दूसरे की पूरा किया करेंगे। और अगर हम पे कभी किसी ने अटैक किया, तो हम मिल के उसको क्या करेंगे, रेसिस्ट करेंगे, जिसमें हम सब कैसे रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो इस तरीके की बातें करते हैं। तो अरिस्टोटल का भी ये मानना है, जो स्टेट है, स्टेट के अंदर कौन रहता है, हम लोग रहते हैं, हम पीपल रहते हैं। तो उनका मानना है जो स्टेट है वो नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, वो नेचुरली बन गया है, अपने आप बन गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एकदम आसमान से एंजल उतर के आ रहा था वाइट कपड़े में। ठीक है, वो नीचे आया, उसने सबसे स्टिक घुमा के बोला कि आज से आप लोग क्या करेंगे, आज से आप लोग ग्रुप में रहेंगे, और ये वाले सिक्के हम चलाएंगे,
आपकी बेटियों की शादी यहाँ पे होगी, इन रीति रिवाजों से होगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये क्या है, नेचुरली लोग क्या हो गए, ड्वेल हो गए होंगे किसमें, सोसाइटी में। ये सच बात है। देखो अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो ये जो बात कह रहे हैं या सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली थ्योरी वाली बात कर रहे हैं, तो यही हुआ होगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है यही हुआ होगा। देखो हमारे पास सर्टेनिटी किसी चीज़ की नहीं है। जैसे मैंने डिस्कस किया था फेमिनिज्म में, पेट्रियार्की कहाँ से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, कोई सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। और ये जो स्टेट बना, ये गवर्नमेंट कहाँ से शुरू हुआ, कुछ नहीं पता है। हम एक अज्यूम करते हैं कि ये ह्यूमन बींग्स ने यहाँ से शुरू किया होगा, ये नीड्स की वजह से वो पास पास रहना शुरू हुए होंगे, ठीक है। तो इन्होंने समाज को बहुत ज़्यादा सेंटर में रखा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रहना उसको पसंद है, और ये बात सच भी है। आप अगर समाज से कट जाओगे, समाज से दूर रहने लगोगे, तो आपकी 80-90% जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी, ठीक है। वो सिर्फ बात है ना, ऐसी ख्वाबों में अच्छी लगती है कि हम पहाड़ में रहेंगे, किसी सबसे दूर रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप अगर 4 दिन रह वहाँ पे सर्वाइव कर गए ना, बहुत बड़ी बात है सीरियसली। तो देखो इनका मानना है जो स्टेट बना है वो स्टेट बना कैसे है, तो वो इनका कहना है कि एवोल्यूशन हुआ है। एवोल्यूशन का मतलब होता है धीरे धीरे लोग आपस में आए, जुड़े, इकट्ठे हुए, उनकी पॉपुलेशन बढ़ी, फिर उन्होंने मिलकर बनाया, घर घर से बनाए 4-5 और घर, फिर पूरे 4-5 घर क्या बन गए, गांव कहलाने लगे। उन गांव में और ज़्यादा एक्सपेंशन होने लगा, और घर बनने लगे, और लोग रहने लगे, वो धीरे धीरे टाउन बनने लगे। तो इसी का मानना है सबसे पहले बनी फैमिली, फैमिली से बने धीरे धीरे विलेजेस, और विलेजेस से बन गए स्टेट। मतलब इनका सिंपल से मान है कि नेचुरल प्रोसेस है, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं हुई थी कि सारे लोग मिलकर समझदारी के साथ काम करें, नहीं, अपने आप ही ये सारी सारी चीज़ें हुई थी और टाइम के साथ साथ हुई थी, ठीक है। और इनका पर्पस क्या है स्टेट की थ्योरी का, तो ये कहते हैं टू एंश्योर गुड लाइफ, मतलब लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी हो, ठीक है। तो वही इनका मेन पर्पस रहता है, जिसमें फ्लरिशिंग लाइफ की बात करते हैं। और इसमें ये कहते हैं कि जैसे कि हम आसपास रहते हैं, जिस आप अपने आसपास का समाज देखो, अपने एनवायरनमेंट देखो, हम साथ इकट्ठे क्यों रहते हैं, इसीलिए रहते हैं ना। अगर केले बेचने वाला है, उसको शाम को सब्जी खानी है, तो उसके पास अवेलेबल है वो चीज़, सामने वाला या फिर बगल में कहीं दूर कोई ना कोई सब्जी बेच रहा होगा। सब्जी वाले को अगर अपने घर में नल लगाना है, तो वहाँ पे उसकी दुकान मिलेगी, उसको नल लगाने के लिए उसे काफ़ी सारे वेपन्स मिलेंगे। उस नल लगाने वाले को अगर अपने लिए बेड खरीदना है, तो वो ही मिलेंगे। जो समाज है जो हमारा आसपास रहता है, वो हमारी नीड्स को पूरा करता है। हमारी जितनी ज़रूरत है वो सारी की सारी कौन पूरी करता है, वो समाज पूरा करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। हैप्पीनेस को तो मेरे ख्याल से नहीं करता होगा, लेकिन हाँ मटेरियलिस्टिक जितनी चीज़ें जो हमें चाहिए उन सबको फुलफिल कौन करता है, ये हमारी सोसाइटी करती है, ये हमारा स्टेट करता है। तो सोसाइटी और स्टेट को बहुत ज़्यादा सेंट्रल में रखते हैं कौन, अरिस्टोटल, ठीक है। एंड स्टेट प्रोसीज द इंडिविजुअल। और देखो इन्होंने क्या बोला है, जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग 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 थलग सा रहे। मतलब इन्होंने एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक यूनिट ना मानकर एक पूरे समाज का हिस्सा माना है, ठीक है। अगर मान लो उनका ये कहना है कि एक जगह 10 लोग हैं, ठीक है, जो एक समाज है, और एक तरफ एक इंसान है जो सही बोल रहा है, ठीक है, एक इंसान सही बोला, वो 10 लोग गलत बोले, तो मोस्ट प्रोबेबली चीज़ क्या होनी चाहिए, वो 10 गलत बोले वो चीज़ मान लो। क्यों? क्योंकि तुम एक अकेले कट गए हो समाज से, तो वो चीज़ गलत है। तो उन्होंने इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी है, उन्होंने समाज को, स्टेट को जिसे हम कहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा किसकी प्रेफरेंस दी है, उसकी उसको सेंटर में रखा है अपने आइडियाज़ के। एंड होल इज़ प्रायर टू द पार्ट। उनका मानना है कि सबसे पहले पूरा भाग आया, और पूरे भाग से क्या आया, एक छोटा सा हिस्सा आया। समझ में आ गए? हम लोग कहते हैं कि पहले छोटा सा हिस्सा आया, उससे पूरा भाग बना। नहीं, ये कहते हैं कि होल इज़ प्रायर टू द पार्ट, मतलब पहले पूरी चीज़ थी और पूरी चीज़ को हमने थोड़ा सा काट लिया, उससे पार्ट बना। तो सबसे पहले किसको सेंटर में रखना चाहिए, किसकी सबसे पहले जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो कहते हैं पूरे पार्ट की। तो पूरा पार्ट कौन बन गया, पूरा पार्ट समाज बन गया, और उसका जो छोटा सा पार्ट बन गया वो क्या बन गया, इंडिविजुअल बन गए। तो ये इंडिविजुअल को ज़्यादा घास डालते नहीं है, समाज को आगे लेके चलते हैं, जिसको स्टेट करते हैं। एंड ह्यूमन्स आर पॉलिटिकल एनिमल्स, जोन पॉलिटिकल। इनका मानना है जो ह्यूमन बींग्स है वो पॉलिटिकल एनिमल है, ठीक है। ये इनका स्टेटमेंट है। तो ये इनके स्टेटमेंट जो भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ आप थोड़े थोड़े से ना वो भी याद रखना कि उन्होंने कौन सी बात बोली है या किस संदर्भ में बोली है, तो वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट हम इसमें जो देखने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। अब जो अरिस्टोटल है हमारे प्यारे वेस्टर्न थिंकर, उनका सिटीजनशिप पे क्या मानना है। मतलब एक जो स्टेट तो उन्होंने बना लिया, चलो अच्छी बात है, हाँ उन्होंने स्टेट बना लिया, स्टेट को सबसे ऊपर ऊपर रख दिया, टॉप प्रायोरिटी पे। लेकिन वहाँ के सिटीजन्स कौन होंगे, नागरिक कौन कौन होंगे। तो इन्होंने बोला है आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि उस स्टेट का सिटीजन सिर्फ वही होगा जो एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा। अब एक्टिव पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, तो उन्होंने बोला है एक्टिव पार्टिसिपेंट वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, लॉ मेकिंग और जस्टिस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन्होंने प्राइमरीली ये बोला कि समाज में सिर्फ वही लोगों को सिटीजन्स का दर्जा दिया जाएगा, वही लोग उस समाज में नागरिक होंगे जिनके पास लॉ मेकिंग पावर होगी
और जो जस्टिस को इस्टेब्लिश करेंगे। समझ में आ गया? सारे लोग ही उस स्टेट के सिटीजनशिप नहीं होंगे। देखो आज प्रेजेंट डे क्या होता है, अगर हम सिटीजन हैं भारत के तो कैसे डिफाइन होता है, जो भी बच्चा भारत में जन्मा हुआ है, ठीक है, वो भारत का नागरिक है, माता पिता में से एक हुए, इस तरीके से प्रोविजन हमें देखना पड़ता है, उसमें हम नहीं जाएंगे अंदर। लेकिन हमें यहाँ पे समझना है कि अरिस्टोटल ने किस तरीके से क्लियरली डिफाइन कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ नागरिकों का दर्जा उसी को दिया जाएगा जो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेंट कहलाएंगे, या फिर जो लोग लॉ मेकिंग में बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। एंड उनका कहना है वन हु हैज़ द पावर टू टेक पार्ट इन द डेलिबरेटिव और द जुडिशियल ऑफिस। उनका मानना है कि सिर्फ और सिर्फ उसको नागरिक का दर्जा देना चाहिए जिसमें क्या है, बहुत ज़्यादा क्षमता है, किसमें, जुडिशियल ऑफिस में, या फिर जितने भी लॉ मेकिंग पावर्स हैं उन सब में काम करने की। मान लो 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, एक स्टेट में, उसमें से 25 लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, सारे लोगों के लिए फंक्शन कर रहे हैं, तो उन 25 को ही तुम कंसिडर करो एज अ सिटीजन, बाकियों को मत करो, वो कॉमन पीपल हैं। और जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स की यहाँ बात की, ये जो पहले के टाइम में चल रहा था, अगर आप हिस्ट्री को भी थोड़ा समझोगे तो ये जो एक्टिव पार्टिसिपेंट थे ये थोड़ा टैक्स भरते थे, ये थोड़े से वेल्दी पीपल थे, समझदार थे, स्कॉलर टाइप के थे, जिस तरीके से एरिस्टोटल हैं उन्हीं के दोस्त वोस्त टाइप के समझ लो। तो इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था, थोड़े अमीर भी थे, तो ये टैक्स भरते थे, सही गलत की पहचान थी, राज्य में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इन्हें पता थी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे सिटीजनशिप इज़ नॉट बाय बर्थ अलोन बट बाय पार्टिसिपेशन। देखो इनका मानना है कि जो सिटीजनशिप है वो सिर्फ और सिर्फ बर्थ के बेसिस पे नहीं देना चाहिए, तुम कहाँ जन्मे हो, किससे जन्मे हो, कौन बाप कौन बहन, कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन हाँ, अगर तुम बड़े होकर पूरी तरीके से आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, जुडिशियल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, स्टेट के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसके भले के लिए सोच रहे हो, तो तुम क्या हो, उसके क्या हो, नागरिक हो। तो इस तरीके की बातें कौन करता है, ये अरिस्टोटल बात करते हैं, ये सारे लोगों को सिटीजनशिप का हक नहीं देते हैं। इन्होंने अपने सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट में देखो किसे बाहर निकाल दिया, औरतों को बाहर निकाल दिया, और जो स्लेव्स थे और फॉरेनर्स थे, इन्हें कभी भी सिटीजनशिप के राइट्स नहीं होने चाहिए, इस तरीके की बातें करते हैं। देख लो विमेंस की कंडीशन एंशिएंट से ही कितनी बेकार थी, अब विमेंस को यहाँ सिटीजनशिप ही नहीं दी जा रही। ठीक है, इन्हें पार्टिसिपेशन का तो दूर मान लो, पहले ही इन्हें मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, तुम विमेंस को नहीं दोगे किसी भी कीमत पर सिटीजनशिप, साथ में स्लेव्स को नहीं दोगे, जो भी तुम्हारे गुलाम वगैरह हैं उन्हें नहीं दोगे, और फॉरेनर्स हैं जितने भी आपके देश में, उनको कभी भी आप सिटीजनशिप नहीं दोगे। ठीक है, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल वर्चू एंड द एजुकेशन फॉर द सिटीजन। तो इनका मानना है जो सिविक वर्चू है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में ये बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं। ठीक है, मतलब कि जिस तरीके से हम हैं आप हैं तो हम बहुत ज़्यादा समझदार हैं, हमें मोरल कंडक्ट पता है, किस तरीके से हमें समाज में निकलना चाहिए, सड़क पे जा रहे हैं तो नियमों का पालन करना चाहिए, किसी से सब्जी वब्जी खरीद रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा सही से बात करनी चाहिए। तो ये सब हम कैसे सीखें, ये हम सीखेंगे थ्रू एजुकेशन। जब हम एजुकेट होंगे, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छी मोरल वैल्यूज़ पता होंगी, हमारी ड्यूटीज़ पता होंगी में, तो उन सब की बातें करते हैं। मतलब उनका मानना है जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं समाज में, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन्हीं को सिटीजनशिप दो, बाकियों को हटा दो। ठीक है, और बाकियों को हटाने में उनका मतलब है विमेंस को हटा दो, स्लेव्स को हटा दो, और फॉरेनर्स को हटा दो, कंप्लीटली हटा दो इनको पूरी तरीके से। ठीक है, इस तरीके की बातें करते हैं। देन इसमें हमें इनका कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। देखो ये ना गवर्नमेंट को क्लासीफाई करते हैं, किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, उन्होंने बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात की है। एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रूलर्स एंड पर्पस, कॉमन और गुड और सैड। देखो इन्होंने क्लासिफिकेशन क्या है गवर्नमेंट का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, गवर्नमेंट के जब आप फॉर्म्स पढ़ते हो तो बहुत सारी फॉर्म्स पढ़ते हो, मोनार्की पढ़ते हो, ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हो, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हो, आप अरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, ओलिगार्की के बारे में पढ़ते हो, ये सारी क्या है, ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। उस टाइम में ये टर्म्स नहीं थे, ये टर्म हमने आज दिए हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट या थिंकर्स हैं जिन्होंने दिए हैं इन टर्म्स को, ताकि हमारे लिए ईज हो जाए चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो उन्होंने मानना है कि बेस्ड ऑन नंबर और उनके पर्पस के ऊपर डिफाइन किया है कि किस तरीके से सरकार होनी चाहिए। अब बेस्ड ऑन नंबर और रूलर्स को कैसे डिफाइन किया है, देखो जब बहुत ज़्यादा एक टॉप मोस्ट कोई होता है, मान लो एक स्टेट में कोई टॉप मोस्ट लीडर होता है जिसको लॉ मेकिंग करनी है, जुडिशियल पावर है, सब कुछ पावर उसको दिए, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, हम उसको मोनार्क मान लेते हैं या फिर प्रेसिडेंट मान लेते हैं। प्रेसिडेंट सबसे बड़ा है, मोनार्क मान लेते हैं, तो चलो ये हो गया। वहीं पे बहुत सारे एक मान लो 25-30 मंत्री हैं, उनके ऊपर एक कोई बहुत ज़्यादा हेड बैठा है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, आप कहते हो कि प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चलो ठीक है, इसको हमने मान लिया। तो ये इन्होंने सिंपल सा क्लासिफिकेशन यही दिया है कि जितने भी नंबर होंगे उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। साथ के साथ हम उसके कॉमन गुड को या फिर सेल्फ इंटरेस्ट को भी देखेंगे कि जो कम नंबर वाले हैं क्या वो सिर्फ अपना भला देख रहे हैं या फिर औरों का भी भला देख रहे हैं, या फिर जो ज़्यादा नंबर वाले हैं तो वो ऐसा तो नहीं है, वो भी जाके बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो गए हैं, करप्ट हो गए। तो इस तरीके की बातें कौन करते हैं, अरिस्टोटल करते हैं। तो उन्होंने देखो दो बहुत ज़्यादा
मेजर चीज़ों में डिवाइड किया है इन्होंने ना, गुड फॉर्म्स को डिवाइड किया है और बैड फॉर्म को, जिसको परवर्टेड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, गुड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में इन्होंने किस किस को रखा है, मोनार्की को, अरिस्टोक्रेसी को और पॉलिटी को रखा है। इनका मानना है कि जब किसी भी देश में मोनार्की होती है और अरिस्टोक्रेसी होती है, पॉलिटी होती है, तो उस देश के लोग बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ की सरकार की इंटेंशन बहुत अच्छी होती है, हमेशा क्या है, अच्छा करने की सोचती है, और उनके ना कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, कॉमन चीज़ें होती हैं। मतलब जितने भी 5-6 लोग हैं, 7-8 लोग हैं, चाहे एक लोग हैं, वो किसके कहने पे चलेंगे, सरकार के कहने पे चलेंगे, और लोगों को उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने मोनार्की को माना है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि जो रूल ऑफ वन होता है वो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ होता है। ठीक है, अब देखो इसके प्रेजेंट डे आप कहोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, जब एक होगा रूलर तो डिस्पोटिक हो जाएगा, एक होगा रूलर तो वो अपने मनचाही करेगा, खूब अपने मौज मस्ती में रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इनके टाइम में नहीं थी, ये सारी चीज़ें हमारे टाइम में आ गई हैं। जितनी मक्कारी, करप्शन, ये गंदगी जो फैला रहे हैं ना, हमने मॉडर्न डे फैला रखी है। जब से टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, तब से चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जा रही हैं। हमारा दिमाग ना अब इतना भाग गया है, इतना आगे बढ़ गया है कि हमें ना कंपटीशन कंपटीशन खेलते रहते हैं पूरी तरीके से। जेलसी में लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं फालतू का। लेकिन इनका मानना है जो मोनार्क होता है, जब आपको पता होगा हमारे पूरे देश में सिर्फ हमें एक की ही बात सुननी है, हमें कहीं नहीं भटकना है, हमें किसी की भ्रम में नहीं आना है, रूमर्स पे नहीं जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात सुनिए, एक की बात सुनिए जो ऊपर स्टेट पे बैठा है। तो उन्होंने कहा वो कौन होगा, वो होगा मोनार्क। मोनार्क मतलब हमारा राजा। जो हमारा राजा है वो बेस्ट मैन है दुनिया का, बस उसकी बात सुनो और किसी की बात सुनो। तो मोनार्की उन्होंने सबसे बेस्ट फॉर्म बताई है। दूसरी उन्होंने कहा अगर मोनार्की बाई चांस नहीं स्टैब्लिश हो सकती कहीं, तो आप अरिस्टोक्रेसी लाओ। अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ फ्यू। देखो जब कुछ लोग मिल के रूल करते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिल के रूल करते हैं, उसको हम अरिस्टोक्रेसी कहते हैं, जिसको बेस्ट मैन का फॉर्म भी कहा जाता है। कैसे, अब देखो मोनार्क है, मोनार्क को छोड़ दो, ठीक है, अगर वहीं पे 8-10 लोग आ गए, बहुत ज़्यादा स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जिन्हें स्टेट चलाने की बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन सारे लोगों को, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, वो भी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, अरिस्टोक्रेसी आप इस तरीके से समझ लो, हमारे इंडिया में गवर्नमेंट को हटा दो, जितने बिजनेसमैन हैं सबको पावर दे दो आप बढ़िया तरीके से, कि चलो आज से आप ही लोग रूल करोगे और सारी ड्यूटीज़ आपको हमने दे रखी हैं। तो ये हम अरिस्टोक्रेसी में ले सकते हैं। ठीक है, पहले ये टर्म चलते थे अरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, लेकिन अब नहीं चलते, ना हमारा मोनार्क रहा है कहीं। आप ब्रिटेन में मोनार्क देख लोगे, जापान में देख लोगे, वो सिर्फ एक स्टैचू बना के रख दिया है कि हाँ भाई उनकी कभी लेगेसी रही होगी, तो इस तरीके से। लेकिन प्रेजेंट डे आप मोनार्क का कोई कॉन्सेप्ट रहा नहीं है, अरिस्टोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट है। जो अरिस्टोक्रेट्स होते थे बहुत पावरफुल लोग होते थे, ये सरकार में ही होते थे, राजा के मंत्री शंत्री होते थे। कभी कभी जब राजा मर जाता था ना, तो ये ग्रुप ऑफ पीपल आगे आ जाते थे खुद को यूनाइट करके, और यही पूरे स्टेट को बताते थे आज से हमारी बात सुनी जाएगी, हमने राजा की मान ली। ठीक है, ये कभी कभी मोनार्की को चैलेंज करके अरिस्टोक्रेसी भी किसी किसी स्टेट में ले आते थे। देन थर्ड फॉर्म इन्होंने बताया है पॉलिटी। मतलब इनका मानना है अगर मोनार्की नहीं स्टैब्लिश कर पा रहे हो तो अरिस्टोक्रेसी करो, अरिस्टोक्रेसी नहीं कर पा रहे हो तो पॉलिटी करो। पॉलिटी का मतलब होता है रूल ऑफ मैनी, कई सारे लोगों का रूल, जिसमें हम मिडिल मैन की बात करते हैं। मतलब आप मिडिल मैन से रूल करवाओ, जो बहुत ज़्यादा ग्रीडी लोग हैं उनसे रूल मत करवाओ, जो बहुत ज़्यादा कॉमन पीपल हैं, स्लेव हैं, उनसे मत करवाओ। आप ना मिडिल मैन को पकड़ो, जो बीच के लोग होते हैं। कैसे होते हैं, जो बढ़िया होते हैं, स्कॉलर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जिन्हें राज्य की समझ होती है इन सारी चीज़ों में। और क्योंकि जब वो पढ़े लिखे होंगे तो उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को भी पढ़ा होगा, समझा होगा, लिखा होगा, तो इस तरीके से उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो गुड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आपको समझ में आ गई। तो इनके अपोजिट ये देते हैं बैड और परवर्टेड फॉर्म, रूल इन सेल्फ इंटरेस्ट। इनका मानना है कि जो सारे लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए, कॉमन गुड्स के लिए काम नहीं करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो समाज के लिए पूरे मर जाते हैं, पूरी ज़िंदगी काम करते रहते हैं, उन्हीं की सेवा में लगा देते हैं, तो वो बेस्ट मैन होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते रहते हैं कि अरे आज हम बहुत सारा पैसा भर ले रहे हैं क्योंकि कल को हमारे नाती पोती क्या खाएंगे, फिर वो लोग भी आके, इस तरीके से बहुत ज़्यादा परवर्टेड फॉर्म बन जाती है गवर्नमेंट की, जिसमें ये टेरेनी की बात करते हैं। टेरेनी का मतलब है करप्ट मोनार्क। जब बहुत ज़्यादा कोई राजा बहुत ज़्यादा करप्ट हो जाता है उसको टेरेनी कहते हैं। उनके राज्य में अशांति रहती है, कोई भी अच्छे से नहीं रह पाता है, खा नहीं पाता है, प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा टैक्सेशन लगाता है, इस तरीके की जब हरकतें करता है वो टेरेनिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाती है। फिर दूसरी आती है ऑलिगार्की। ऑलिगार्की मतलब होता है रूल ऑफ फ्यू रिच। यहाँ पे ये कुछ अमीरजादों की बात कर रहे हैं। जब अमीरजादे आके जब बैठ जाते हैं ऊपर, तो वो क्या करते हैं, वो ऑलिगार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर लेते हैं। वहाँ पे उनका एक मेन पर्पस क्या होता है, जितना तुम धन संचय कर पाओ उतना कर लो। ठीक है,
और ये भी सबसे बुरी फॉर्म बताते हैं डेमोक्रेसी की। हमने प्लेटो को भी देख लिया था, वो भी डेमोक्रेसी के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, और ये अरिस्टोटल हैं, ये भी डेमोक्रेसी के बहुत 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 बड़े क्रिटिक रहे हैं, ठीक है। ये रूल ऑफ पुअर की बात करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट। इनका मानना है जितना भी गरीबों का रूल होता है वो सेल्फ इंटरेस्ट में होता है। इनका देखो, पहले की अगर आप सोसाइटी वगैरह को समझोगे तो ये सही भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले के लोग ना बहुत ज़्यादा भागते थे इन सारी चीज़ों के पीछे, कि हमारे पास ये हो, हमारे पास वो हो। वो ना सोसाइटी के बारे में नहीं सोचते थे, और स्लेव्स वगैरह बहुत ज़्यादा थे। तो आप स्लेव से क्या उम्मीद करोगे? वो कॉमन गुड्स के बारे में सोचेगा? भाई उसको 2 वक़्त का खाना मिल जाए, वही उसके लिए ज़िंदगी है। ठीक है, तो इनका ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। गुड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन्होंने क्या क्या बात की है, और इन्होंने बैड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में कौन कौन सी गवर्नमेंट की बात की है, ठीक है। यही इनका इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। फिर नेक्स्ट हम इनका देखेंगे अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब देखो अरिस्टोटल के लिए जस्टिस का मतलब क्या है, ठीक है। सारे जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं उनका मेन कॉन्सेप्ट है हम जस्टिस को कैसे स्टैब्लिश करें। क्योंकि आप पूरा इतिहास उठा के देख लोगे, पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लोगे, भाई बहुत इनजस्टिस फैला रखी है। मतलब लोगों ने इतने धूर्त हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, स्लेव्स को बंदी बना के रख रहे हैं, जानवरों की तरह काम करवा रहे हैं। तो यही सब चल रहा है। तो लेकिन जो इंटेलेक्चुअल एंड लाइटेंड पीपल हैं, वो उनका सिर्फ यही मानना है कि हम जस्टिस कैसे लाएं, समाज को कैसे सुधारें, कौन से राजा को हम हक दें कि हमारे ऊपर रूल करे। तो इसी तरीके की बात करते हैं, ठीक है। तो इनका जो जस्टिस का आइडिया है, देन वो पढ़ेंगे। जस्टिस इज सेंट्रल टू द स्टेट। इनका मानना है जो जस्टिस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, जो राज्य है उसके बहुत ज़्यादा सेंटर में होना चाहिए। राज्य का काम ही होना चाहिए कि वो अपने राज्य में क्या करे, जस्टिस को स्टैब्लिश करे, ठीक है। जहाँ भी अन्याय हो रहा है वहाँ पे जाके आगे बढ़े और उसको ख़त्म करने की कोशिश करे। इसमें ये कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस। इनका मानना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर्स एंड रिसोर्सेज बेस्ड ऑन मेरिट। ये बहुत अच्छी बात कहते हैं। ये कहते हैं कि जो जिस लायक है उसको वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करो। मतलब ये कंपटीशन को बढ़ावा देते हैं। इनका मानना है अगर मान लो 10 लोग एक एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, जिसके सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं, तो आप उसको सीट दो। नॉर्मल सी बात है जो प्रेजेंट सिस्टम चलता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब है जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ऑनर्स का और रिसोर्सेज का बेस्ड ऑन मेरिट। आप पहले ये देखो, हम जिसको रिसोर्सेज दे रहे हैं, जिसको हम ऑनर दे रहे हैं, जिसको हमने कोई ड्यूटी दी है, क्या वो इस काबिल है? अगर वो उस काबिल है तो बहुत बढ़िया है, आप जस्टिस को दो उसको, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए कि जो अरिस्टोटल है वो जस्टिस के कॉन्सेप्ट को कैसे देते हैं, तो आपको सिंपल सा बोलना है कि वो मेरिट के आइडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और इस तरीके की बातें कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इनका ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, ठीक है। मेरिट के बेसिस पे ये बात करते हैं कि मेरिट के बेसिस पे सारे लोगों को रिसोर्सेज एंड ऑनर का अवार्ड देना चाहिए, ठीक है। करेक्टिव जस्टिस की भी यहाँ पे ये बात करते हैं। करेक्टिव जस्टिस में ये कहते हैं रेक्टिफाइंग रॉन्ग इन वॉलेंटरी। देखो, अगर कोई इंसान क्या करता है, गलत करे, तो आप उसको सही करो, इनका ये मानना है, ठीक है। और अगर किसी इंसान से अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो आप उसको करेक्ट करो, और कोई इंसान जानबूझ के कोई गलती करता है तो आप उसको पनिशमेंट दो, ठीक है। वो उसने क्राइम किया है, ठीक है। इस तरीके की बात भी करते हैं। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और करेक्टिव जस्टिस दोनों का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एंड ये ऑल्सो लिंक एथिक्स विद पॉलिटिक्स। और इनका मानना है जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति, उसमें एथिक्स होनी चाहिए। जो बहुत दुर्व्यवहार नहीं, उसको कह सकते हैं दुर्भाग्य। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो इंडिया में जो पॉलिटिक्स है उसको पता नहीं किस तरीके से राजनेता ले जा रहे हैं। भाई एथिक्स की बात ही नहीं है। आप देखो, गालियाँ दे रहे हैं एक दूसरे को माइक पे क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, ठीक है। गुड लाइफ रिक्वायर्ड जस्ट सोसाइटी। उनका मानना है जो अच्छी ज़िंदगी जीते हैं उसके लिए एक अच्छा समाज होना ज़रूरी है। अच्छा समाज कैसा होगा? जो वो न्याय करना जानता हुआ। अब अगर देखो, भीटतंत्र इन लोगों ने क्यों बोला, डेमोक्रेसी को इतना बुरा क्यों बताया? क्योंकि उन्होंने पता था कि समाज क्या है, खड़े खड़े देखता है चीज़ों को। जो उन्होंने किसी को भी चुन के भेज दिया है। अब आप देख रहे हो डेमोक्रेसी में बहुत सारे इतने लीडर्स हमारे बैठे हैं, चाहे वो मैं लोकसभा की बात करूं, चाहे राज्यसभा की बात करूं, या फिर हमारे स्टेट लेजिस्लेटर्स में, भाई गुंडे डाकू बिठा के रखे हैं ढंग से। ये क्यों बिठा के रहे हैं? क्योंकि हमने वोट किया, हम उन्हें जानते ही नहीं, इसलिए ये सारे लोग एम्फोसाइज करें भाई पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, पढ़ा लिखा स्कॉलर जिसमें एथिक्स हो, मोरल्स हो, उसको बना के भेजो। उनको बना के क्या करो, स्टेट में बिठाओ, वो हमारे लिए काम करेंगे। तो इस तरीके की ये सारी बातें करते हैं। एंड एथिक्स एंड पॉलिटिक्स के ऊपर इनका क्या मानना है वो भी देखेंगे। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इनका मानना है जो एथिक्स हो गया, जो मोरल्स हो गए, एथिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, न्याय नहीं, नैतिक। हाँ, जो नैतिक हो गया या फिर जो राजनीति हो गई, वो एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। उनका मानना है आप फ्लिप करोगे उन्हें तो देखोगे दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। आप कभी भी एथिक्स को पॉलिटी से अलग मत करो, पॉलिटी को एथिक्स के अलग मत करो, वरना एकदम घपला हो जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि उन्हें सरकार में वो क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, फॉर द गुड्स ऑफ द ह्यूमन के लिए बैठे हैं, या फिर अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बैठे हैं, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एंड द हाईएस्ट गुड किसको कहते हैं? ये यूडोमोनियन,
यूडेमोनियन, अब ये थोड़ा सा वैसा टर्म है, इसका मतलब हैप्पीनेस ऑफ फ्लरिशिंग लाइफ। जो समाज है उसका मेन कर्तव्य या फिर उसकी ड्यूटी ही यही होनी चाहिए कि वो हर इंसान की हैप्पीनेस के लिए काम करे, उसकी फ्लरिशिंग लाइफ के लिए काम करे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ होता नहीं है कि उस समाज में फंस के रह जाए, तो उसके तमाम तरीके से जार्गन वगैरह भी प्रेजेंटेड बन गए हैं, लेकिन जितने भी थिंकर्स हमें देखने को मिले वो सब लोग प्रेज करते हैं कि ऐसा समाज हो, ऐसा सोसाइटी हो, लोग जिसमें खुल के हंसें, खुल के जिएं, और सारे लोग अपने बहुत अच्छे दिल से, खुले दिल से सबको क्या करें, एक्सेप्ट करें। इस तरह की प्यारी प्यारी बातें करते हैं। इनका मानना है वर्च्यू क्या है, हैबिट ऑफ चूजिंग द मीन बिटवीन एक्सट्रीम्स, डॉक्ट्रिन ऑफ मीन। देखो वर्च्यू का मतलब क्या होता है, इनने कहा है कि दो बहुत ही मीन जो एक्सट्रीम चीज़ें हैं उनको ना चुन के आप बीच की चीज़ चुनो। देखो एक्सट्रीम का मतलब क्या है, इन्होंने मध्यम मार्ग के बारे में बहुत बताया। अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूँ, अगर आप गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ो तो उन्होंने मध्यम मार्ग बताया। उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने जीवन में कभी भी एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो, तो तुम कभी पूरी तरीके से खाना पीना मत छोड़ दो, ना ही तुम पूरी तरीके से खाना पीना इतना ठूस ठूस के खाओ कि तुम बहुत ज़्यादा लेजी हो। नहीं, उन्होंने कहा कि बीच का मार्ग अपनाओ। बीच का मार्ग कैसे, तुम खाना पीना भी खाओ, तुम एक्सरसाइजेस भी करो, तुम अच्छे गुड लाइफ के लिए क्या करो, तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करो, या फिर बहुत ज़्यादा गुड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करो। तो ये होता है मध्यम मार्ग। जब आपको देखो, मैं अगर सिंपल आपको बोलूँ, हाँ इस एग्ज़ाम को ले लेते हैं, अगर आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो भाई दिन रात ना गधों की तरह मत लगे रहो, ठीक है। खाना भूल गए और किसी को देख नहीं रहे हो, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दो, ये मत करो, बिल्कुल भी मत करो ऐसा, ठीक है। क्योंकि आप मुश्किल से मुश्किल 1 महीने कर पाओगे, उसके बाद जो आपकी तबीयत खराब हुई ना भयंकर वाली, वो कोई भाई उसको रिकवर नहीं करवाने वाला। एडमिट हो जाओगे 2-3 महीने के लिए, फिर टाइम वेस्ट हो जाए। ना ही मैं आपसे ये कहूँगी पूरी तरीके से बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल मत पढ़ो। जब पेपर है उसके प्लीज़ 10 या 15 दिन बाद पहले पढ़ लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। मैं ये भी नहीं करी। मेरा कहना का मतलब क्या है, आप ना पढ़ो, आप आराम से पढ़ो, अच्छा खाओ, अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस करो, आपकी बॉडी एक्टिव रहे, ठीक है। और रोज़ की रोज़ पढ़ाई करो। तो ये क्या है, ये मीडियम पाथ है। मतलब मैंने ना ये कहा कि एकदम लेजी हो जाओ, ना मैंने ये कहा बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाओ कि पढ़ाई में घुस जाओ, कीड़े बन जाओ उसके, तो आपका एग्जाम क्लियर हो। तो ये आप बीच का रास्ता अपना सकते हो, जो आपके लिए आसान भी है और जो प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। प्रैक्टिकली देखोगे तो ये दोनों चीज़ें एक्सट्रीम वाली हैं, वो नहीं पॉसिबल हो सकती। हाँ, जो लेजीनेस वाली वो तो हो सकती है भाई, सब कर लेंगे, लेकिन जिसको अगर फल चाहिए, जिसको नौकरी चाहिए, वो ये नहीं कर सकता कि पूरे दिन पढ़ता रहिए। दिमाग है, हम रोबोट्स नहीं है, हम खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कहते हैं, मीन की बात करते हैं कि दो एक्सट्रीम्स के बीच में हमें क्या है, मीन को चुनना चाहिए। एंड पॉलिटिक्स प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर अचीविंग एथिकल लाइफ। और जो पॉलिटिक्स है, उन्होंने बोला जो राजनीति है, वो हमें एक ढांचा प्रोवाइड करती है किस चीज़ का, ताकि हम अच्छी सी एथिकल लाइफ को जी सकें, ठीक है। मतलब इनका भी मानना है कि सारे लोग अच्छे अच्छे होते हैं, ऐसे कह रहे हैं। अरिस्टोटल के आइडियल स्टेट को समझ लेंगे। इनका आइडियल स्टेट क्या कहता है, तो स्टेट शुड हैव मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन। इनका मानना है कि जो स्टेट होता है, जो राज्य होता है, उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं ये। उसमें मोनार्क और अरिस्टोक्रेसी के फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है। मोनार्क होना चाहिए हेड में, और नीचे क्या होनी चाहिए, अरिस्टोक्रेसी होनी चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट सुना है, वही बात करते हैं, ठीक है। बात इनकी अलग है, मोनार्क को और अरिस्टोक्रेसी को मिला रहे हैं, लेकिन मैं सिंपल से आपको समझाने के लिए मैंने वो वाला एग्जाम्पल यूज़ कर लिया, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो अरिस्टोटल है हमारे मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जिसको ये पॉलिटी बुलाते हैं। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मिडिल क्लास टू मेंटेन स्टेबिलिटी। और देखो इनका जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ मिडिल क्लास टू मेंटेन स्टेबिलिटी, ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली ये वाले कोट से तो इन्फ्लुएंस हूँ। देखो कैसे, आपको ना अगर समाज में बहुत ज़्यादा स्थिरता चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप ऐसा करो, समाज को ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड कर दो, कि आप अमीर बना दो और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गरीब बना दो, चलो ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कभी भी अमीर और जो गरीब हैं वो एक दूसरे में घुस ना जाए, रिवॉल्ट ना करें, तो आप ऐसा करो, बीच में एक इंसान को बिठा दो जो थोड़ा सा अमीर भी हो और जो थोड़ा थोड़ा गरीब भी हो, ठीक है। तो लोग कभी भी क्या करेंगे, रिवॉल्ट नहीं करेंगे गरीब वाले। क्यों? क्योंकि उनका गोल ही पूरी ज़िंदगी बन जाएगा कि हमें मिडिल क्लास जैसा बनना है, और वो इसी को स्ट्रगल समझेंगे और अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं लगाते रहेंगे और वहीं पे मर जाएंगे, ठीक है। ये भाई इनका ये कॉन्सेप्ट मेरे जब समझ में आया ना भाई, कमाल का है। आप अगर देखोगे, आप सारे लोग भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, ठीक है। और आपने अपने ऊपर वाले क्लास के लोग देखोगे, चाहे अंबानी को ले लो, चाहे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को ले लो, बिग कंपनी ओनर्स को देख लो, तो वो बहुत अमीर लोग हैं, ठीक है। उनके पास बहुत 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 दौलत है। और आप अपने से बहुत गरीब लोगों को देख लो, जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, और जो मतलब
सड़क पे खड़े रहते, सुट्टा वुट्टा मारते रहते, ये सारे लोग क्या है, कॉमन पीपल हैं, ये खा पी रहे हैं। ये कॉमन पीपल इतने ज़्यादा हैं जनसंख्या में, बहुत ज़्यादा है, 90% ऑफ द पॉपुलेशन है ये कॉमन पीपल, ये नॉर्मल रहते हैं। अगर हम मिडिल क्लास जो हम लोग हैं, हम अगर हट जाएं, ठीक है, तो ये जो कॉमन पीपल हैं वो पता है रिवॉल्ट कर देंगे, रिवोल्यूशन कर देंगे, हाथों में हथियार उठा लेंगे। क्यों? इनके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, इनके पास घर नहीं है खोने के लिए, इनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इनका कहेंगे भाई मरे तो मर जाएं, लेकिन हम इनको मार के रहेंगे, क्योंकि ये हमें पूरे तरीके से खाए जा रहे हैं, परेशान करते जा रहे हैं। तो ये हमें इतिहास में बहुत तरीके के रेवोल्यूशन देखने को मिले हैं, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करो, रशियन रेवोल्यूशन की बात करो, तो इस तरीके से बहुत रेवोल्यूशन निकले हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, आपको अगर इस तरीके रेवोल्यूशन खत्म करना है ना, तो आप ना बीच में ना एक मिडिल क्लास को ला दो। मिडिल क्लास को अगर आप कर दोगे इस्टेब्लिश, तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक दीवार बन जाएगी जो कभी भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं आएगी और एक दूसरे को खत्म करने पे नहीं तोली जाएगी। अब जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, कमजोर लोग, वो ना हम मिडिल क्लास को देख के सोचते हैं हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, हम भी अपने बच्चों को स्कूल भेजें, हम ये काम कर लें, वो काम कर लें, और हम ही कंज्यूमर बन जाते हैं उनके, जो वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, वो कभी भी बेचारे पूरी ज़िंदगी में नहीं सोच सकते कि हम कभी रिवॉल्ट करें, ये करें, वो करें, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उनको ना हम ही लोग लगते हैं, कैसे उनकी ज़िंदगी का हम मतलब गोल बन गए हैं। हम कह रहे हैं कि हम एलिट क्लास में घुस जाएंगे, वो हमारा गोल है। वो गरीब लोग ये कह रहे हैं हम मिडिल क्लास में घुस जाएंगे, ये हमारा गोल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आप इसको थोड़ा गहराई से समझो ना, तब समझ में आएगा कि समाज ऐसा क्यों बना है, ये क्यों हमें थोड़ी थोड़ी सी वो पकड़ाते रहते हैं, चाउमीन पकड़ा देते हैं, लो तुम खाओ बेटा, लेकिन शांत रहो आराम से, समाज में तुम कोई भी गड़बड़ी मत करो, ठीक है। इस तरीके की बातें करते हैं। एंड द साइज ऑफ द स्टेट शुड बी लिमिटेड एंड मैनेजेबल। देखो, उनका मानना है कि जो पॉपुलेशन है एक स्टेट में, वो भी कैसी होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, और जो मैनेज कर सको उतनी ही होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कहते हैं। ओवर पॉपुलेटेड जो कंट्रीज होती हैं उनका हाल देख ही रहे हो। चाइना ने बहुत अच्छे से अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया हुआ है, कंट्रोल का मतलब मैनेज किया हुआ है, ठीक है। उसने बढ़िया तरीके से किया है, वहाँ पे नहीं लगता उन लोगों को कि हम बहुत ज़्यादा हैं या फिर कुछ है। लेकिन आप इंडिया का हाल देखो भाई, बहुत बेकार है। एम क्या है इनका, बैलेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। इनका सिंपल सा ये मानना है कि जो बैलेंस है वो रिच और पुअर के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करके कौन, मिडिल क्लास करेगी, जिससे क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लड़ाइयाँ नहीं होगी दोनों के बीच में। बहुत बढ़िया बात कहते हैं सच में। मैं इस कोट से और इनके इस आइडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ। अरिस्टोटल ऑन स्लेवरी एंड प्रॉपर्टी। अब इनका हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, ये स्लेवरी के बारे में क्या कहते हैं, गुलामी बहुत चलती थी उस टाइम में, तो इनके विचार क्या हैं गुलामी के बारे में और प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये कहते हैं नेचुरल स्लेवरी थ्योरी की बात करते हैं, सम आर स्लेव्स बाय नेचर, कंट्रोवर्शियल टुडे। अब इनका मानना है जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसकी किस्मत में ना पैदा होते ही लिख जाता है कि ये जाके आगे रूल करेगा और दूसरा जाके आगे क्या करेगा, स्लेव बनेगा, गुलाम बनेगा। तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इनका स्टेटमेंट है, जो आज भी डिबेटेबल है। मतलब तुम ऐसे कैसे मार्क कर सकते हो कि तुमने, हाँ, तुम पर्टिकुलर मान लो आउटकास्ट या फिर किसी भी पर्टिकुलर उसमें समाज के किसी भी सोशल स्ट्रेटा में तुम्हारा जन्म हुआ है, तो तुम्हारा डिफाइन हो गया काम कि तुम ये काम करोगे, और तुम्हारे दूसरे वाला जो काउंटर पार्ट है वो भी जन्मा हुआ है, लेकिन वो थोड़ी सी एलिट क्लास में, तो तुमने कैसे जन्म के बेसिस पे डिसाइड कर लिया कि वो आगे चल के रूल करोगे। हो सकता है कि वो राजा का बेटा हो डम निकल जाए, और वो रिक्शे वाला का बेटा हो वो एकदम कमाल का ब्यूरोक्रेट निकल जाए। तो ये सारी चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किए जाते हैं अरिस्टोटल, जो कि नेचुरल स्लेवरी की बात करते हैं कि पैदा होते ही नेचर ने डिसाइड कर दिया कि ये सारे लोग क्या हैं, ये स्लेव बनेंगे, और ये सारे लोग क्या हैं, राजा बनेंगे। इनका मानना ये है कि जितने स्लेव के बच्चे पैदा होते हैं वो स्लेव बनने के लिए ही पैदा होते हैं, और जितने राजा अरिस्टोक्रेट्स के बच्चे होते हैं वो राजा बनने के लिए ही पैदा होते हैं। बहुत गलत बात कही है इन्होंने, आई हेट यू। ठीक है। एंड जस्टिफाइड प्राइवेट प्रॉपर्टी बट फेवर मॉडरेशन। इनका उन्होंने जस्टिफाई किया है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन मॉडरेशन होनी चाहिए। मॉडरेशन का मतलब है अब इतनी भी तुम प्राइवेट प्रॉपर्टी मत कर लो अपने संकुचन में कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ, पूरी प्रॉपर्टी आप अपने ही अंडर में रखे पड़े हो, ठीक है। इस तरह की बात और कहते हैं। एंड ही ऑल्सो क्रिटिसाइज प्लेटो आइडिया ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी। देखो, इन्होंने प्लेटो को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है कॉमन प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है। इनका मानना है कॉमन प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और ऐसी चीज़ होनी भी नहीं चाहिए। सारे रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए, प्राइवेटली ओन होने चाहिए। सारे लोगों जो उसको क्लीन करेगा उसका ही हक होना चाहिए, ना कि आप आदर्शवाद की विचारधारा में बहते हुए कह दो कि नहीं नहीं नहीं, ये सारे लोग समाज के लोग यूज़ करेंगे, सारे लोगों के लिए बनाए, कि ये बहुत गलत बात है। ऐसी बात कौन कहते हैं, अरिस्टोटल कहते हैं। एंड ई बिलीव प्रॉपर्टी एनकरेज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जेनरोसिटी। और इनका मानना है जो प्रॉपर्टी होती है, जितनी भी धन दौलत होती है, उससे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सेंस आता है। आपका देखो, आपके पास आपका घर है, आपके खेत हैं, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, घर का मेंटेनेंस रखना है, खेत में आपको प्रोड्यूस करनी है। लेकिन अगर आप कॉमन गुड्स की बात करो तो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे सोचेंगे, अरे यार तू कर ले, तू मेंटेन कर ले, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये ना इरिस्पॉन्सिबल की सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। इस तरह की बातें ही कहते हैं। इन सारे लोगों के यार थॉट वॉट बढ़िया है, एकदम से बढ़िया, मस्त पढ़ो। ठीक है। तो अब इनका देख लें क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो। अब ये भाई अपने ही
प्यारे से गुरुजी को ये क्रिटिसाइज़ करते हैं, ढंग से उन्हें धो देते हैं, कहते हैं कि जो प्लेटो हमारे मास्टर हैं उनका जो आइडियलिज्म है वो बहुत 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 ज़्यादा बेकार है, उसको हम प्रैक्टिकल फॉर्म में नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? वो कहते हैं कि तुम खुद सोच के देखो ऐसा कैसे हो सकता है। ह्यूमन बींग्स को इन्होंने तो ऐसे मान लिया है जैसे उससे आप जो कहोगे वो कर देगा। ह्यूमन बींग्स को इन्होंने ऐसे मान लिया है कि तुम भाई एक टेस्ट में बैठ रहे हो और तुम पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, 50 साल पे जाके डिसाइड होगा तुम राजा बनोगे नहीं बनोगे। भाई उसने अपनी ज़िंदगी के आगे के जो जन्म हुआ उसके हाथ से लेके 50 साल तो बर्बाद कर दिए ना, वो उसके कैसे लौटाओगे? तो ये कहते हैं हाँ यार ये भी सही है। तो ये आइडियलिज्म की बात करते हैं और अरिस्टोटल है वो रियलिज्म की बात करते हैं। वो भाई हकीकत में जियो, ये कहते हैं हकीकत में जियो। प्लेटो सर आप डिलुलु में मत जियो, ठीक है? इस तरीके से बातें करते हैं। एंड ही ऑल्सो क्रिटिसाइज प्लेटो आइडिया ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी एंड फैमिली इन रिपब्लिक। ये तो बहुत सही कहा इन्होंने, जो इन्होंने कम्युनिज्म ऑफ फैमिली की बात की थी, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी की बात कही थी, जिसमें सारी सबकी बीवियाँ सबकी प्रॉपर्टी, ठीक है? तो इस तरीके की आइडिया को भी बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं और बहुत कहते हैं कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि प्रैक्टिकल फॉर्म इसकी एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती। तुम ह्यूमंस को समझ क्या रहे हो, मतलब औरतों को क्या समझ रहे हो? बहुत बेकार ही समझ रहे हो तुम। कोई किसी के भी साथ सो जा रही है, उसके बच्चे पैदा कर रही है और बस उसकी ज़िंदगी तो उसी में निकल जा रही है। तो इसकी इतनी दुर्दशा नहीं होनी चाहिए मनुष्य की। यहाँ तक कि प्लेटो बात करते हैं कि जो आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर जो फिलोसफर किंग है वो एक औरत भी हो सकती है। तो वहाँ अरिस्टोटल कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, औरत नहीं हो सकती, मर्द ही होगा एक आइडियल किंग, ठीक है? एंड ही बिलीव यूनिटी ऑफ स्टेट मस्ट नॉट डिस्ट्रॉय इंडिविजुअलिटी। इनका मानना है कि जो इंडिविजुअलिटी है उसको इतना ज़्यादा प्रमोट मत करो कि वो यूनिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दे, किसकी? स्टेट की। आज हम सारे लोग देखो इंडिविजुअलिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। क्यों करते हैं? आपने देखा होगा आपकी सारी चीज़ें हैं, आपके सारे आइडियाज़ हैं, थॉट है, वो आपको आप उनको सेंटर में रखते हो। कभी आप कहते हो कि नहीं मम्मा मैं ये काम करूँगा, पापा मैं ये काम करूँगा क्योंकि जिससे समाज का भला हो? नहीं। अब ना हम लोग ऐसे हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी भी बात है। हम चीज़ों को समझ रहे हैं या फिर जैसा समाज हम वैसे ही बनते जा रहे हैं, क्योंकि हम समझदार हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। तो इसमें क्या है, ये कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, अपना अपना मत सोचो, तुम ये चीज़ें मत करो, तुम स्टेट का सोचो। भाई स्टेट ऐसा होना चाहिए तब उसके बारे में सोचें। तो ये बात ये कहते हैं। दूसरा ये कहते हैं प्रिफर्ड प्रैक्टिकल एंड एम्पिरिकल अप्रोच ओवर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। इनका मानना है सिर्फ आइडियाज़ की फॉर्म में मत रहो। आप मत ये मत सोचो कि ये होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, करके दिखाओ। भाई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दो इसका। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे दोगे? एम्पेरिकल अप्रोच लगा के। पहले तुम ऑब्जर्व करो उस चीज़ को, बहुत टाइम तक ऑब्जर्व करो, फिर उसको क्लासीफाई करो, बहुत टाइम तक क्लासीफाई करो और फिर उसको जनरलाइज कर दो। मतलब ये चीज़ ऐसे हमने ऑब्जर्व की, उसको यहाँ क्लासीफाई किया और जनरलाइज कर दिया, अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है। तो ये वाला जो मैंने पढ़ाया था आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? पहले ही पढ़ा चुकी हूँ मैं ये सारी चीज़ें आपको। नेक्स्ट हम इसमें देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, हाँ, इसमें अरिस्टोटल की लेगेसी को भी हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे उनकी लेगेसी क्या रही है। ये सिस्टमेटाइज पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही बेहतरीन उम्दा थिंकर कहलाते हैं, ठीक है? तो ये इनको ही फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। उन्हें फादर ऑफ सिस्टमैटिक थ्योरिस्ट बोला जाता है, फादर ऑफ सिस्टमैटिक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट इस करके उनको टाइटल दिया गया है। लेकिन इनको तो भाई पॉलिटिकल साइंस का फादर ही बना दिया, क्योंकि एकदम प्रैक्टिकल फॉर्म देते हैं। कोई इनका ऐसी नहीं है चीज़ें कि जो नहीं हो सकती या फिर बहुत ज़्यादा डेलुलू में जी रहे हैं कि नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। बिल्कुल ऐसी बात, सटीक बात कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं, आपको पसंद आनी ही आनी चाहिए। एंड द पायोनियर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्होंने भी क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की है बहुत ज़्यादा। 158 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना कोई हलवा बात नहीं है, ठीक है? वैसे भी इनके पास काम ही क्या होता है, पढ़ते ही रहते होंगे, चलो ठीक है। तो 158 कॉन्स्टिट्यूशन की इन्होंने बात की है, तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा महान माने जाते हैं। एंड इन्फ्लुएंस द आइडिया ऑफ सर्सो एक्विनस, मेडुअल चर्च, रेनेसांस थिंकर। और इन सारे लोगों पे इन्होंने बहुत ज़्यादा आइडिया को इन्फ्लुएंस किया था। बेसिस फॉर द मॉडर्न आइडियाज़ क्या है? सिटीजनशिप। अब देखो मॉडर्न जो आइडियाज़ हमें देखते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो गए, सिटीजनशिप के हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन के हो गए, गवर्नमेंट के लॉ के, कुछ भी हो गए, तो हम उस पर क्या करते हैं, इनके आइडियाज़ पे देखते हैं। हम आज अगर सोचते हैं कि सिटीजनशिप किस किस के पास होनी चाहिए, तो एक डिबेटेबल टॉपिक मिल जाता है कि अरे यार अरिस्टोटल ने कहा था कि जो लोग लॉ मेकिंग में काम करेंगे, जो लोग जस्टिस में काम करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, उनको सिटीजनशिप दे देनी चाहिए। क्या हमें ये वाला नियम लागू करना चाहिए? आपके मन में डाउट आएगा, ठीक है? फिर आप कहोगे नहीं 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 यार ये वाला नियम लागू नहीं करना चाहिए, चलो ठीक है। आज भी ये चीज़ें डिबेटेबल है, ठीक है? लोग सोचते हैं, इनके ऊपर बहस करते हैं, बातें करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो क्या वो गवर्नमेंट उससे चले, ठीक है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब होता है दैट शुड बी अ लॉ बुक ऑफ अ कंट्री, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे, और उसी से सारे लोग अपने पावर को लेंगे और उसी के थ्रू एक्सरसाइज करेंगे। रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, किस तरीके से कानून चलना चाहिए, कानून का काम कैसे होना चाहिए, लोगों को किस तरीके से रूल करना चाहिए। और मिडिल क्लास पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बहुत बेहतरीन उनका कॉन्सेप्ट है मिडिल क्लास पॉलिटिक्स का, ठीक है? तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, नेक्स्ट क्या देखेंगे, कुछ नहीं, आई थिंक यहाँ तक फिनिश है। एक मिनट रुकना।
हाँ, तो ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। यहाँ तक था आपका अरिस्टोटल के बारे में, जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर देखने को मिलते हैं आफ्टर प्लेटो। ठीक है, सबसे महान बताए थे मैंने सॉक्रेटिस थे, लेकिन उनके कोई काम नहीं मिले हैं हमें, इसलिए प्लेटो ने उनके कामों को अपने नाम से छपवा के भाई लिखवा दिया। ठीक है, अपने नाम से कुछ उनके भी आइडियाज़ थे। फिर उनके बहुत महान स्टूडेंट निकल कर आते हैं जिनका नाम हमें मिलता है अरिस्टोटल। ठीक है, फिर अरिस्टोटल के बाद हमें दूसरे देखने को मिलेंगे, लेकिन वो उनके स्टूडेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो इनके आइडियाज़ है वो हमेशा आगे लोगों को इन्फ्लुएंस करते आए हैं और करते आएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हम देखते रहेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हमने अरिस्टोटल के बारे में पढ़ी, आई होप सारे लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत अच्छे से आपने रिटेन कर पाया होगा। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है वो भी मुझसे पूछ लेना। आई विल पर्सनली रिड्रेस दैट डाउट। और दिस इज़ ऑल अबाउट दिस अरिस्टोटल और दिस थिंग। ठीक है, यहाँ से बाहर नहीं आएगा कुछ पूछने के लिए, यहाँ इतना पढ़ लोगे ना यहीं से कवर हो जाएगा। लेकिन जो भी पढ़ो यहाँ पे पूरा कंटिन्यू ढंग से पढ़ना, कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ लेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि मिडल मैन का पाथ क्या था, और ये एजुकेशन के बारे में क्या बोला, स्लेवरी के बारे में क्या राय है। तो ये सारे ही क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। सिटीजनशिप के बारे में उन्होंने क्या कहा था। तो ये सारी चीज़ें देखो, इररिलेवेंट चीज़ डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। 50-60 पेज की पीडीएफ बना दो, फिर उसको पढ़ाते रहो 2 घंटे तक, कोई मतलब नहीं बनता है। जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक्चुअली में जो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने जस्टिस की बात की वो आपको पता होना चाहिए, और रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस की बात की वो आपको पता होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें, और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा खास है नहीं। ठीक है, जितना भी खास था, अच्छा था, मैंने आपको सब पढ़ा दिया है, सब बता दिया है। तो बस इसको रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो उसको पूछ लेना। और प्लीज़ आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करा लो। क्योंकि हम 2025 असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, साथ में हम टारगेट कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम को। ठीक है, तो ये सिलेबस तो हमारा डिफरेंट नहीं है, सेम सिलेबस है दोनों टॉपिक्स का। तो आप उसके लिए प्रेफर कर रहे हैं, आप नोट्स बना लेना बढ़िया तरीके से इन्हीं सारी चीज़ों के। ठीक है, की पॉइंटर्स में उन्हीं को ही पढ़ते रहना, आराम से एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। मैंने खुद ही एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो मुझे पता है मैंने कौन कौन सी चीज़ पढ़ी थी, कौन कौन सी चीज़ छोड़ी थी। तो वही मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद चाहूँगी आपका भी एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, सो चलते हैं हम, और पढ़ते रहना अच्छे से, अपनी प्रिपरेशन करते रहो, कोई डाउट हो पूछते रहो। ठीक है, गुड नाइट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाय बाय।